हेलो दोस्तों, माई सेल्फ पिंकी एंड वेलकम टू आवर चैनल मेड इजी विद पिंकी। आज हम टर्म 2 का थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा थर्ड चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इस चैप्टर में क्या है, सबसे पहले जो इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स थे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी और वो हैरान थे ये जान के कि ये जो मैटर है किस तरह से पाया जाता है और इतना छोटा होता है कि इसको नॉर्मल आई से हम देख नहीं पाते, है ना। तो ये सारी कंसिडरेशन थी अराउंड 500 BC। उसके बाद जो इंडियन फिलोसोफर थे एक महर्षि कानत, उन्होंने बताया कि अगर हम एक मैटर को उन्होंने पदार्थ का नाम दिया था, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो डिवीज़न करते करते अल्टीमेटली एक ऐसी कंडीशन आती है कि उस जो डिवाइड कर रहे हैं उस पार्टिकल का फर्दर डिवीज़न पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जब डिवीज़न पॉसिबल नहीं हो पाए, उन्होंने उसको क्या नाम दिया, उस छोटे से जो कण को कण बोल सकते हैं, परमाणु का नाम दिया। क्या नाम दिया था? परमाणु। एक और अनदर इंडियन फिलोसोफर थे फकुदा कात्यायन, उन्होंने बताया कि जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और वेरियस उनकी फॉर्म्स होती है, काफ़ी सारी अलग अलग फॉर्म्स होती है और कंबाइंड फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं। अब उसी के दौरान जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे वो थे डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। उन्होंने ये बताया, उन्होंने भी सेम चीज़ बताई थी कि अगर हम डिवाइड करेंगे मैटर को तो अल्टीमेटली एक कंडीशन ऐसी आती है कि उसका फर्दर डिवीज़न पॉसिबल नहीं हो पाता। जब डिवीज़न पॉसिबल ना हो तो उसको हम बोलेंगे मैटर। उन्होंने भी ये फॉर्म बताई थी। उसके बाद जो अब ये सारी जो थी 18th सेंचुरी के आसपास, ये सारी फिलोसफिकल कंसिडरेशन थी। कोई भी एक्सपेरिमेंटल जो काम है इस पर नहीं किया गया था, लेकिन उसके बाद सोचा गया कि ये एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, उन्होंने ये सोचा कि एलिमेंट और कंपाउंड नेचुरली कैसे पाए जाते हैं और ये जो एलिमेंट है कैसे कंबाइन होते हैं, किस तरह से ये प्रोसेस होती है। तो एक साइंटिस्ट थे एंटोनी एल लेवोजियर, उन्होंने जो केमिकल कॉम्बिनेशन की जो लॉज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, ये बताई थी। उन्होंने काम किया था रिसर्च वगैरह के दौरान, तो जो भी उन्होंने पाया उनको केमिकल कॉम्बिनेशन लॉज के नाम से उन्होंने अपने जो थ्योरीज़ है वो दी, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज आगे जाके साबित हुई। तो अभी हम वो स्टडी करने वाले हैं। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब इसकी फर्स्ट लॉ क्या है? इसकी फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके लिए हम एक अपरेटस सेट करते हैं। हम सोल्यूशन लेंगे जिसको हमने x और y का नाम दिया है, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट। अगर हम कॉपर सल्फेट ले रहे हैं तो उसके साथ हम सोडियम कार्बोनेट लेंगे। अगर हम बेरियम क्लोराइड ले रहे हैं तो उसके साथ हम सोडियम सल्फेट लेंगे। लेड नाइट्रेट अगर लेते हैं तो उसके साथ हम सोडियम क्लोराइड लेंगे। इस तरह से हम अपना जो सोल्यूशन है वो सेट कर लेते हैं। और हम 5% का सोल्यूशन ही रेडी करेंगे, 5% के अमाउंट में, जिसमें x में y हम मिक्स करेंगे इन वाटर, है ना। तो उसके बाद क्या करते हैं, एक कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं, उसमें सोल्यूशन x हम सोल्यूशन y डालते हैं कॉनिकल फ्लास्क में, और जो एक इग्निशन ट्यूब लेते हैं उसमें सोल्यूशन x हम डालेंगे। और इग्निशन ट्यूब को हम इस तरह से सेट कर देते हैं कि जो फ्लास्क के अंदर जो लिक्विड है वो उसमें मिक्स ना हो, जैसे कि हम इस ड्रॉ में देख रहे हैं, है ना। तो ये फ्लास्क में मिक्स ना हो। उसके बाद जो एक कॉर्क है वो कॉर्क ऊपर लगा देंगे हम। अब ये कॉर्क क्यों लगाते हैं, ये भी पता होना चाहिए कि कॉर्क क्यों लगाते हैं, ताकि अंदर के जो सोल्यूशन है वो बाहर के एटमॉस्फेयर से रिएक्ट ना करें। इस तरह से हम कॉर्क से उसको ढक देंगे। अब क्या होता है, अब जो ये हमने अपरेटस सेट किया है, इसमें क्या होता है, जो सोल्यूशन है वो हम देखते हैं कि मिक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम क्या नोटिस करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। सबसे पहले जो फ्लास्क है उसका जो वेट है हम वो नोट कर लेंगे। उसके बाद जो x और y सोल्यूशन है उसको हम धीरे धीरे मिक्स करना शुरू कर देते हैं और फिर से वेट करेंगे, है ना। तो फिर हम क्या देखते हैं कि जो रिएक्शन है वो हो रहा है, जो फ्लास्क का सोल्यूशन है और जो इग्निशन ट्यूब का सोल्यूशन है वो मिक्स हो रहे हैं। फिर ये जो केमिकल रिएक्शन है ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब मिक्सचर हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब कॉर्क क्यों लगाते हैं ये तो हम जान चुके हैं कि कॉर्क हमने क्यों लगाई है। उसके बाद फिर से हम जो फ्लास्क है उसका मास नोट करेंगे। तो हम क्या देखते हैं, जो फ्लास्क का टोटल मास है, क्योंकि इग्निशन ट्यूब भी उसी के अंदर थी और जो उसमें सोल्यूशन था वो भी उसी के अंदर था। तो हम क्या नोटिस करते हैं इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, हम ये नोटिस करते हैं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है
वो ये बताती है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये फर्स्ट लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। नाउ द अदर इज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जो हमारी सेकंड लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब इसमें क्या है ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जो साइंटिस्ट थे लेवोजियर, उन्होंने दूसरे साइंटिस्टों के साथ ये नोटिस किया कि जो कंपाउंड होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं वो कंपोज होते हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिला के कंपाउंड बनेगा ना, तो वो जो उनका जो प्रोपोर्शन होता है, जो प्रोपोर्शन होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। उनका कंपाउंड में जो हम मिक्स कर रहे हैं जो एलिमेंट्स हैं उनका जो प्रोपोर्शन है वो कैसा होगा, सेम होगा। जैसे वाटर है, अच्छा वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला सभी को पता होगा, वाटर इज़ H2O, ये वाटर का फॉर्मूला होता है। तो वाटर में क्या होता है, अगर उसका फॉर्मूला है H2O, उसमें जो हमारा ऑक्सीजन है और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो किस रेशो में होता है, 1:8। किस रेशो में होता है वो, 1:8 के रेशो में होता है हमेशा। ये आपको हमेशा फिक्स ही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 9 ग्राम वाटर है तो उसमें क्या होगा, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये हमेशा जो प्रोपोर्शन है ये कैसा होगा, सेम होगा। इसी तरह से अमोनिया में, नाइट्रोजन में एंड हाइड्रोजन में जो परसेंटेज है, जो उसका जो प्रेजेंस है वो कितनी होगी, उसका रेशो कितना होगा, 14:3। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो हमेशा ही फिक्स होती है। यानी कि इन थ्योरीज़ के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो क्या कहती है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। उसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं हम। तो वो क्या कहती है, वो ये बताती है इन अ केमिकल सब्सटेंस the elements are always present in definite proportion by mass। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जो हम रिएक्शन करते हैं उसमें जो सब्सटेंस होते हैं, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं बाय मास। जो उनका मास होता है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में होता है। तो ये भी है हमारी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दोनों लॉज हमारे लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ आगे अब साइंटिस्टों ने जो रिसर्च की उसमें जो एक्सप्लेन किया, ये दोनों लॉज को एक्सप्लेन किया, तो एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन का नाम तो सभी ने सुना होगा, ये तो बहुत फेमस साइंटिस्ट रह चुके हैं। जॉन डाल्टन, उन्होंने जो थ्योरी है वो मैटर के नेचर को लेके बनाई थी कि जो मैटर का नेचर है वो किस तरह से बिहेव करते हैं। तो डाल्टन ने आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर ये भी उठाया कि ये हम देखते हैं कि किस तरह से होता है ना। तो ही टुक द नेम एटम बाय गिवन बाय द ग्रीक्स एंड दे सेड दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम। वही चीज़ है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल को, जो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसको उन्होंने किसका नाम दिया, एटम का नाम दिया था उन्होंने। किसने नाम दिया था, जॉन डाल्टन ने, साइंटिस्ट थे जो। उसके बाद इन्होंने फिर से जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, उसके बाद इन्होंने थोड़ी और रिसर्च की और अपनी एटॉमिक थ्योरी निकाली। अब अपनी एटॉमिक थ्योरी के बेसिस पे इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई, अब वो हम जानेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई हैं, उन्होंने बताया ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ वेरी टेनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यानी कि जितने भी मैटर हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एटम। सेकंड जो उन्होंने बताया, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल। एटम्स तो डिविजिबल हो ही नहीं सकता, वो तो ऑलरेडी स्मॉलेस्ट है ना। तो विच कैन नॉट बी क्रिएट, और जिसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन में। एटम इतना छोटा पार्टिकल होता है। एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब किसी भी एक जो एटम होगा
ऑफ अ गिवन एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट के जो एटम होंगे वो कैसे होंगे, मास में आइडेंटिकल होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी होगी, सिमिलर होगी। नाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उसके एटम्स भी डिफरेंट होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। नाउ एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, जो एटम्स है वो किस तरह से कंबाइन होते हैं, स्मॉल होल नंबर की फॉर्म में कंबाइन होते हैं कंपाउंड बनाने के लिए। जो उनका लास्ट पॉइंट था उन्होंने बताया द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, किसी भी एक कंपाउंड में जो एटम्स का रिलेटिव नंबर होता है, यानी कि प्रेजेंट ऑफ एटम्स होते हैं, एक ही कंपाउंड में कितने एटम्स होंगे वो कैसे होते हैं, कांस्टेंट होता है। तो जॉन डाल्टन ने अपनी स्टडी, अपने एक्सपेरिमेंट्स, अपने रिसर्च के थ्रू ये सारी चीज़ें बताई थी और उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी में ये सारे पॉइंट्स हमें दिए थे। ये जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा और सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं वीडियो का एंड करती हूँ। थैंक यू।